प्रभात विद्यार्थियों, आज पुनः हम कोविड के कारण ऑनलाइन क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जहां से हमने पढ़ाना बंद किया था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। अपना अध्याय चल रहा था पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको रिपीट कर देता हूं ताकि आप जुड़ सके। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। सबसे पहले हमने वृद्धि की परिभाषा की थी कि किसी भी सजीव भाग में होने वाली अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी को हम वृद्धि कहते हैं। किसी भी सजीव भाग में होने वाली अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी को हम वृद्धि कहते हैं। इसके पश्चात शब्द आता है परिवर्धन। तो जितने भी पादप भाग होते हैं उन समस्त पादप भागों में होने वाली बढ़ोतरी को संयुक्त रूप से हम परिवर्धन कह देते हैं। अर्थात परिवर्धन जो है वो एक व्यापक शब्द है, वृद्धि एक सीमित शब्द है, परिवर्धन एक व्यापक शब्द है। सामान्यतः जो पादप वृद्धि होती है वो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप होती है। और आप लोगों को पता होगा उपापचयी क्रिया किसे कहते हैं, अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, दोबारा बता देता हूं। उपापचय, अपचय एवं उपचय को संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। अर्थात वृद्धि जो है वो किसका परिणाम है? वृद्धि उपापचयी क्रियाओं का परिणाम है। उपापचय किसे कहते हैं? अपन ने पढ़ा हुआ है अपचय एवं उपचय। अपचय एवं उपचय अर्थात अपचय का मतलब जो बड़े यौगिक हैं उन बड़े यौगिकों को छोटे अणुओं में तोड़ना और छोटे अणुओं को जोड़कर बड़े यौगिक का निर्माण करना उपचय। अपचय एवं उपापचय दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या कह देते हैं? उपापचय। और वृद्धि जो है वो उपापचय क्रिया का परिणाम होता है। उसके बाद में हमने बात की थी कि पादप वृद्धि प्राय अपरिमित होती है। पादप वृद्धि जो होती है वो क्या होती है? अपरिमित होती है। अर्थात अगर हम जंतुओं से इसकी तुलना करें तो जंतुओं में एक निश्चित आयु के पश्चात वृद्धि जो है वो रुक जाती है, लेकिन पादपों की वृद्धि जो है निरंतर जीवंत पर्यंत होती रहती है। अभी पादपों की अगर अपन बात करें तो पादप 3 प्रकार के होते हैं अपने पास। कौन कौन से? ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक वर्षीय पादप, दूसरा द्विवर्षीय पादप और तीसरा बहुवर्षीय पादप। तो यहां जो अपन बात कर रहे हैं वृद्धि की, वो किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बहुवर्षीय पादपों की। एक वर्षीय पादपों में आप उदाहरण ले सकते हैं जितने भी अपने जो एग्रीकल्चर में काम में आते हैं, यानी खेती जिन पादपों की जाती है, गेहूं है, चना है, मक्का है, बाजरा है, तो ये अपना जीवन काल 1 वर्ष में समाप्त कर लेते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 1 दिन से लेकर 365 दिन तक की अवधि में जो अपना जीवन काल समाप्त कर लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? 1 वर्षीय पादप। और जीवन काल का अर्थ क्या है कि हमने एक बीज को अंकुरित करवाया और बीज को अंकुरित करवाने के पश्चात उससे पादप बना, पादप बनने के पश्चात उससे वापस जब बीज बन जाता है तब तक की अवधि क्या कहलाती है? उसका जीवन चक्र। अगर 1 वर्षीय पादपों की बात करें तो वही क्या हो जाएगा? उनका जीवन काल हो जाएगा। ठीक है। बहुवर्षीय पादपों में प्रत्येक वर्ष बीजों का निर्माण होता रहता है, तो उनमें यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। द्विवर्षीय पादपों में पहले वर्ष क्या होता है? कायिक वृद्धि होती है और द्वितीय वर्ष में उनमें बीजों का निर्माण होता है। इसमें आपको एक उदाहरण अपने को याद रखना है, मूली। और इसके उदाहरण आपके हो ही गए जितने भी खेती में काम में आने वाले पादप हैं। और बहुवर्षीय पादपों में जैसे अपना राजस्थान का राज्य वृक्ष भी आ सकता है, खेजड़ी। और नीम, पीपल, बरगद जितने भी पादप हैं ये सब बहुवर्षीय पादप हैं। इनमें प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी होती रहती है, प्रत्येक साल बीजों का निर्माण होता रहता है। तो पादप वृद्धि प्राय अपरिमित होती है। अपरिमित का मतलब अपन बात कर रहे हैं किसकी? बहुवर्षीय पादपों की। तो बहुवर्षीय पादपों में निरंतर कुछ न कुछ मात्रा में वृद्धि होती रहती है। और इसका कारण क्या है?
तो वृद्धि का कारण मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि पादपों में पाया जाने वाला विभज्योतक जो होता है उसकी कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य युक्त होती है। इनकी भित्ति जो है कोशिका भित्ति, क्योंकि अपन पादपों की बात कर रहे हैं तो पादपों के अंतर्गत क्या होता है आप लोगों को पता है, पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही हम इनको पादप और जंतु में विभक्त करते हैं। तो कोशिका भित्ति जो है इनकी पतली होती है और जीव द्रव्य की मात्रा जो है इनमें अत्यधिक होती है, और जीव द्रव्य की मात्रा अत्यधिक होने के कारण ये क्या करते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि सघन जीव द्रव्य की उपस्थिति होती है। तो सघन जीव द्रव्य की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र की कोशिकाएं या विभज्योत की उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो निरंतर विभाजन करती रहती है। अब हम विभज्योतक को उसकी स्थिति के आधार पर 3 भागों में विभक्त करते हैं। आप लोगों को पता होगा कौन कौन सा। पहला आता है अपना शीर्षस्थ, यानी जो एकदम टॉप अग्र भाग में उपस्थित होता है। उसके बाद में पार्श्व, और उसके बाद में अंतर्वेशी। तो ये अंतर्वेशी जो विभज्योतक होता है ये परिस्थिति जन्य कई बार पुनः विभाजन प्रारंभ कर देता है, और उसके कारण भी जो पादपों में वृद्धि होती है। आपको मैंने बताया था उदाहरण की जो ग्रेजिंग एनिमल होते हैं, चरने वाले, वो क्या करते हैं, जो परिपक्व भाग है पादपों का अंतर्वेशी। पहले तो आप इसको समझिए, अंतर्वेशी का मतलब 2 स्थायी उत्तक। जैसे मान लीजिए ये कोई पादप है, ये स्थायी उत्तक है, ये वाला स्थायी है और ये वाला भी क्या है, स्थायी है। तो इन 2 स्थायी उत्तकों के बीच में जो विभज्योतक आ जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, अंतर्वेशी विभज्योतक। और जो पार्श्व भाग में उपस्थित रहता है ये क्या हो गया, पार्श्व विभज्योतक, और ये शीर्षस्थ भाग में है तो ये शीर्षस्थ विभज्योतक। तो शीर्षस्थ विभज्योतक से प्राय पादप की लंबाई में बढ़ोतरी होती है। अंतर्वेशी विभज्योतक कब काम करता है, जब ये स्थायी उत्तक किसी चरने वाले जानवर के द्वारा खा लिया जाता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन है, विभज्योतक उत्तक है, और इसमें सदैव नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है इनकी क्रियाशीलता के कारण, और इस प्रकार से इसे खुला स्वरूप, पादपों के अंदर वृद्धि को क्या कहते हैं, इसका खुला स्वरूप भी कहते हैं। तो मूल का शीर्ष भाग होता है और तने का शीर्ष भाग होता है, या हम तने की बात न करके क्या कर लें, परोह, क्योंकि परोह किसे कहते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। 1 नंबर का प्रश्न इसके ऊपर भी आ सकता है। परोह का मतलब क्या है, सूट। पादप के वायवीय भाग को हम क्या कहते हैं, परोह कहते हैं। जितनी भी शाखाएं निकली हुई है उनके शीर्ष भाग भी क्या करते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। मुख्य तना जो है वो भी वृद्धि करता रहता है। तो हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक परोह है और दूसरा मूल। मूल का मतलब जो पादप का भूमिगत भाग होता है उसे हम जड़, मूल या जड़, मूल या रूट कहते हैं। तो रूट के या मूल की जो शीर्ष भाग है उसमें शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाता है, और उस शीर्षस्थ विभज्योतक की क्रियाशीलता के कारण मूल और परोह के भागों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। अब हम बात करें या हम यूं कह दें कि जो विभज्योतक है, इस विभज्योतक के कारण होने वाली बढ़ोतरी को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि। तो ये भी ध्यान में रखना है, हम वृद्धि को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है प्राथमिक वृद्धि और दूसरा है द्वितीयक वृद्धि। तो द्वितीयक वृद्धि आप लोगों को पता है कि द्वितीयक वृद्धि भी किस में होती है, बहुवर्षीय पादपों में होती है। जो 1 वर्षीय पादप होते हैं या जो शाक वगैरह होते हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। और दूसरी चीज कास्ट, अगर आप लोगों को याद हो, कास्ट किसे कहते हैं, कास्ट कहते हैं किसको, कास्ट की सर्वमान्य परिभाषा क्या है, द्वितीयक जाइलम। द्वितीयक जाइलम को हम क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। तो कास्ट या जिसको अपन इंग्लिश में वुड कहते हैं, मारवाड़ी में अपन काठ कह देते हैं, ठीक है। तो कास्ट का निर्माण किसके द्वारा होता है, द्वितीयक जाइलम के द्वारा। और द्वितीयक जाइलम का निर्माण कब होता है, द्वितीयक जाइलम का निर्माण
द्वितीयक वृद्धि के फलस्वरूप होता है। यानी द्वितीयक वृद्धि हम किसे कहते हैं? तो सामान्यतः जो द्विबीजपत्री पादप है या जो अनावृत बीजी यानी नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म वाले पादप है, उनमें पार्श्व विभजोतक, संवहनी कैम्बियम तथा कोर्क कैम्बियम, कैम्बियम का मतलब एधा, संवहनीय एधा, कोर्क एधा, ये जीवन के द्वितीय वर्ष में प्रकट होती है और इनसे पादप चौड़ाई में वृद्धि करता है। यानी विभजोतक, ये विभजोतक एधा वाले क्या करते हैं? चौड़ाई को बढ़ाते हैं, घेरे को बढ़ाते हैं पादप के, जिसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ये इस कारण से अपना ये टॉपिक यहाँ पूरा होता है अपरिमित, यानी पादपों में अपरिमित वृद्धि होती है। उसके बाद में आता है वृद्धि माप योग्य है। हाँ, वृद्धि माप योग्य है। हम सीधा सीधा अगर आपसे उपकरण का नाम पूछा जाए तो मैंने आपको क्लास के अंदर वृद्धि को मापने का जो यंत्र है वो दिखाया था, जिसका नाम क्या है? आर्क ऑक्जेनोमीटर या वृद्धि आर्क मापी। तो वो तो हो गया यंत्र का नाम। और सामान्य तौर पे हम किसी धागे के द्वारा या छोटा अगर पादप है तो डायरेक्ट स्केल के द्वारा वृद्धि को माप सकते हैं। धागे के द्वारा लंबाई को माप के और उस धागे को स्केल के ऊपर रख के और फिर उसकी वृद्धि को हम माप सकते हैं। और इसमें दो आपको मैंने उदाहरण भी बताए थे। अगर आपको याद हो कि शिखाकर विभजोतक में मूल की अगर अपन बात करें, किसके मूल की? मक्के के मूल की बात करें तो उसमें प्रति घंटे 17,500 नई कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती है। यानी हम कोशिकाओं की संख्या को गिनकर भी वृद्धि का पता लगा सकते हैं। और इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण अपन ने देखा था कि तरबूज की जो कोशिकाएं हैं उनमें 3,50,000 गुना तक बढ़ोतरी हो जाती है। यानी प्रारंभ में जो कोशिका का जो आकार है, उस कोशिका के आकार में अगर हम देखें तो उसके आकार में प्रति घंटे 3,50,000 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। तो अर्थात ये अपना एक दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है कि वृद्धि माप योग्य है। तीसरा टॉपिक आता है वृद्धि के चरण। तो वृद्धि के चरणों की अपन बात करें तो आप लोगों को मूल और परोह या स्तंभ की अपन ने पिछले अध्याय में संरचना देखी थी। तो 3 भाग इसमें पाए जाते हैं। 3 भाग कौन कौन से? सबसे पहला अपना विभजोतक, और उसके बाद में दीर्घीकरण, और उसके बाद में परिपक्वन। तो ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही वृद्धि के चरण हैं। यानी वृद्धि के चरण को अपन विभाजित करें किसमें? वृद्धि के चरण, स्टेप्स ऑफ ग्रोथ। तो वृद्धि 3 चरणों में होती है। कौन कौन सी? पहला हो गया अपना विभजोतक, और दूसरा हो गया दीर्घीकरण, और तीसरा हो गया अपना परिपक्वन। ठीक है, सबसे पहले आपको बताया विभजोतकी। जैसे मान लो ये अगर अपन बात करें मूल की, और ये अपन बात कर सकते हैं परोह की। तो ये जो शीर्ष भाग है, ये शीर्ष भाग क्या हो गया अपना? शीर्षस्थ विभजोतक। ये शीर्षस्थ विभजोतक, और उसके पश्चात वाला भाग इस प्रकार से थोड़ी सी कोशिकाओं की लंबाई में बढ़ोतरी कर देते हैं। तो ये क्या हो गया अपना दीर्घीकरण भाग। और उसके बाद में ये जब कोशिकाएं अपना मूल या स्थायी आकार प्राप्त कर लेती है तो उसे हम कह देते हैं परिपक्वन भाग। तो सबसे पहले विभजोतक की, जैसे अभी अपन ने बात की कि तरबूज में प्रति घंटे 3,50,000 गुना कोशिकाएं क्या कर लेती है? आकार में बढ़ोतरी कर लेती है। तो आकार में बढ़ोतरी हुई, इसका मतलब वृद्धि होगी। या अपन ने बात की मक्के के अंदर कि मक्के के अंदर 17,500 कोशिकाएं प्रति घंटे बन सकती है, यानी विभाजन के फलस्वरूप। तो हमने वृद्धि को जो माप योग्य की बात की थी, तो उसमें अपन कोशिकाओं की संख्या को गिनकर भी वृद्धि की गणना कर सकते हैं। तो यहां विभजोतक के द्वारा क्या होगा? कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि का पहला चरण हो गया। दूसरा दीर्घीकरण। तो कोशिकाएं क्या करती है? विभजोतक
क्षेत्र से विभाजित होने के पश्चात कोशिकाएं बनने के पश्चात क्या करती है, लंबाई में बढ़ोतरी करती है, यानी उनके आकार में बढ़ोतरी होती है, या यूं कह दें कि उनकी हाइट बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। क्या हुआ, बढ़ोतरी होगी, दूसरा चरण हो गया। फिर तीसरा परिपक्वन या विभेदन, इसको हम विभेदन भी कह सकते हैं क्योंकि इसके पश्चात बढ़ोतरी नहीं होती, यानी कोशिका यहां क्या कर लेती है, अपना स्थायी आकार प्राप्त कर लेती है। तो स्थायी आकार प्राप्त करेगी तो लंबाई चौड़ाई या इनकी परिमिति या घेरा जो है वो बढ़ेगा, तो इसके द्वारा भी क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। तो ये अपने वृद्धि के 3 चरण हो गए, विभजोत्की चरण, दीर्घीकरण चरण और परिपक्वन चरण। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, आपकी पुस्तक में एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ये बीजांकुरण है। अब इस बीजांकुरण के अंतर्गत अपन देखें, ये अलग अलग अगर भागों के नामांकन कर दें तो क्या होगा, यहां पर इस प्रकार से यूं इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी। अर्थात ये जो क्षेत्र है, अगर इन क्षेत्र की बात करें तो आप देखिए इनमें कितनी दूरी आ जाती है, जबकि ये ऊपर वाले जो भाग हैं, इन ऊपर वाले भागों में देखिए ये अधिक दूरी इनमें नहीं आती। अर्थात शीर्षस्थ जो भाग है उनमें क्या हो रहा है, उनमें वृद्धि शीघ्रता से या अधिक मात्रा में होती है। दीर्घीकरण का कारण वृद्धि विभजोत्की क्षेत्र की तुलना में, ये मान लीजिए दीर्घीकरण भाग है, तो दीर्घीकरण वाले भाग में क्या होगा, विभजोत्की भाग की तुलना में कम वृद्धि होगी। और इसी प्रकार परिपक्वन जब ये प्राप्त करेंगी तो उनमें और कम बढ़ोतरी होगी। अर्थात वृद्धि के चरणों की हम बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो होती है वो विभजोत्की प्रदेश के कारण होती है, और उससे कम दीर्घीकरण प्रदेश के कारण, और उससे कम परिपक्वन प्रदेश के कारण। तो ये 3 प्रकार के अपने क्या हो गए, वृद्धि के चरण हो गए। पहला विभजोत्की, दूसरा दीर्घीकरण, तीसरा परिपक्वन या विभेदन। तो ये 3 क्या हो गए अपने वृद्धि के चरण। इसके पश्चात 3 वृद्धि के चरणों के पश्चात अपना टॉपिक आता है कौन सा, वृद्धि दर। तो दर की अगर अपन बात करें तो वृद्धि की दर को अपन ने 2 भागों में विभाजित किया था, आप लोगों को याद होगा। एक है अपना अंक गणितीय वृद्धि और दूसरा है ज्यामितीय वृद्धि। दोनों के सूत्र भी अलग अलग थे, आप लोगों को याद हो तो कि सबसे पहला था L1 इज इक्वल टू L0 प्लस RT, L1 इज इक्वल टू L0 प्लस RT। यहां R क्या करता है, R जो है वो वृद्धि की दर को निरूपित करता है। ठीक है, समय की प्रति इकाई के दौरान, समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को अपन क्या कह देते हैं, वृद्धि दर। अर्थात अगर हम वृद्धि को समय के साथ मापते हैं, समय के साथ इसका आकलन करते हैं तो उसको अपन क्या कह देते हैं, वृद्धि दर। तो इसे हम गणितीय रूप में और दूसरा ज्यामितीय रूप में वृद्धि को माप सकते हैं। कैसे, तो मैंने आपको बताया था, ये तो क्या हो गया अपना अंक गणितीय वृद्धि, और दूसरा क्या था अपना ज्यामितीय वृद्धि। तो अंक गणितीय वृद्धि के अंतर्गत अपन क्या देखते हैं कि ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका क्या हुई, विभाजित हुई, और इसने क्या किया, ये एक नई कोशिका का निर्माण किया। अब ये कोशिका जो है, एक कोशिका का निर्माण करने के पश्चात ये वाली जो कोशिका है वो क्या करेगी, विभाजन की क्षमता खो देगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो दूसरी नई बनी कोशिका है ये क्या करेगी, एक नई कोशिका का निर्माण करेगी। अब ये जो दोनों कोशिकाएं हैं, ये दोनों कोशिकाएं क्या करेगी, विभाजन की क्षमता खो देगी, और जो नई बनी हुई कोशिका है वो क्या करेगी, वो एक और कोशिका का निर्माण कर लेगी। इस प्रकार जब प्रत्येक जो नई कोशिका बन रही है वो नई कोशिका क्या करती है, विभाजित होकर एक नई कोशिका का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से होने वाली वृद्धि को अपन क्या कहते हैं, अंक गणितीय वृद्धि। तो अंक गणितीय वृद्धि L1 का मतलब है पादप की जो इकाई समय, जो हमने आधार लिया है किसको, समय को, तो एक निश्चित समय के पश्चात होने वाली वृद्धि L1, और प्रारंभ में जो वृद्धि थी उसको अपन क्या कहते थे, L0 क्या होगी,
प्रारंभिक वृद्धि, और जो निश्चित समय की मात्रा हम ले रहे हैं वो निश्चित समय की मात्रा क्या हो गया अपने पास, टी, यानी टाइम, समय। इस समय के पश्चात जब दोबारा वृद्धि को मापते हैं तो वो क्या हो गया अपना द्वितीयक वृद्धि, या एक निश्चित समय के पश्चात होने वाली वृद्धि। पहले हमने प्रारंभ में वृद्धि माप ली कि पौधा इतना लंबा है, फिर मान लीजिए आप 24 घंटे का समय लेते हैं, 24 घंटे के पश्चात जितनी बढ़ोतरी होगी वो बढ़ोतरी तो क्या होगी L1, और प्रारंभिक बढ़ोतरी L0, और जितने समय पश्चात 24 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जितना भी हम समय लेते हैं वो क्या हो जाएगा समय, और R इस सूत्र के हिसाब से हम वृद्धि की जो दर है उसको माप लेते हैं। दूसरा ज्यामितीय वृद्धि की अपन बात कर रहे हैं, तो ज्यामितीय वृद्धि को हम चरघातांकी वृद्धि भी कह सकते हैं, और इसको हम एक सूत्र के द्वारा निरूपित करते हैं। वो क्या है, अब L की जगह हम क्या ले लेंगे, W ले लेंगे, तो W1 इज इक्वल टू W0 ERT, इसकी घात हो जाएगी। इसलिए W0 को हम घातांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं इस सूत्र के अंतर्गत। इसी कारण इस ज्यामितीय वृद्धि जो है, इस ज्यामितीय वृद्धि को हम क्या कहते हैं, चर घातांकीय वृद्धि। क्या कहते हैं, चर घातांकीय वृद्धि। यहां वही W1 जो है वो एक निश्चित समय के पश्चात होने वाली बढ़ोतरी को निरूपित करता है, W0 जो है वो प्रारंभिक वृद्धि को निरूपित करता है, R वृद्धि दर को, और T निश्चित समय को। यहां एक नया शब्द हो रहा है अपने पास E, तो E को अपन कहते हैं लघु गुणक पैमाना, यानी लॉग रिदम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस वृद्धि को माप सकते हैं। तो अंकगणितीय वृद्धि में अगर समय के साथ वृद्धि का ग्राफ बनाए तो इस प्रकार से हमें यह एक सीधा ग्राफ प्राप्त होता है, या एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जबकि ज्यामितीय वृद्धि का अगर समय के साथ अपन ग्राफ बनाए तो इस प्रकार से अपने को, और पादपों में ज्यादातर क्या होता है, ज्यामितीय वृद्धि होती है, तो इस प्रकार का अपने को एक ग्राफ प्राप्त होता है, जिसे एस आकार का ग्राफ भी कह सकते हैं, और इसका एक पर्टिकुलर नाम दिया है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, 1 नंबर का प्रश्न यहां पूछा जा सकता है कि पादपों में किस प्रकार की वृद्धि पाई जाती है, या किस प्रकार का ग्राफ जो है वो पाया जाता है। तो ये सिग्मोइड वक्र जो है वो पाया जाता है पादपों में। अगर हम वृद्धि दर का आकलन करें समय के साथ तो क्या होगा, सिग्मोइड वक्र पाया जाएगा। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, एक पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती मान लीजिए 5 सेंटीमीटर क्या है इसका आयतन है, और ये 5 सेंटीमीटर जो है एक निश्चित समय के पश्चात 10 सेंटीमीटर, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि इसकी वृद्धि जो है लगभग दुगनी होगी। दूसरा, एक बड़े आकार की पत्ती